मैं एक बेवा औरत थी और ना ही मेरी कोई औलाद थी। एक दिन 15 साल की अंधी लड़की भीख मांगने आई तो उसे मैंने बेटी बनाकर घर में रख लिया। मैं कोठी में काम करती थी। शाम को घर आती तो अंधी लड़की लंगड़ा कर चल रही होती। मैं पूछती तो कहती, माँ एक फकीर भीख मांगने आया। तो उसको भीख देने गई थी तो पाँव में मोच आ गई। मुझे शक होने लगा, रोज ऐसे कैसे हो सकता है। एक दिन काम से जल्दी घर आ गई, घर में कदम रखा तो मेरे होश उड़ गए। अकेला इंसान भी आखिर कब तक रहे। मैं अक्सर ये सोच सोच कर ठंडी आहें भरती रहती थी। इतना बड़ा इंसान से भरा हुआ जहां मेरे रब ने बनाया था, लेकिन मैं इस भरे जहां में बिल्कुल अकेली रहती थी। मेरी किस्मत ही ऐसी लिखी हुई थी कि रौनकों और खुशियों से भरा घर मेरा मुकद्दर ही नहीं था। मैं बेवा औरत थी। शादी के 8 साल बाद ही मेरे पति को एक बीमारी हो गई थी। बहुत इलाज करवाया, लेकिन उसके गुर्दे फेल हो गए और वे वक्त से पहले ही अपनी मौत पर गया और मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गया। न जाने ऊपर वाले की क्या हुकूमत थी कि उसने मुझे शादी के 8 साल के बाद में भी औलाद की नेमत से नहीं नवाजा था। मेरी शादी के 8 साल आधे तो औलाद के लिए दुआ मांगने और आधे पति की खिदमत में गुजर गए और किस्मत ऐसी फूटी हुई निकली थी कि मैं खाली हाथ ही रही थी। अब खाली हाथ थी और अकेली थी, लेकिन ऊपर वाले ने जिंदगी जैसी कीमती नेमत तो मुझे बिन मांगे अता की हुई थी। मैं जिंदा थी, सांस ले रही थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि मैं इसी में बहुत ज्यादा खुश थी। और इसलिए मैंने सोचा अब मेरा भी हक बनता है कि मैं ऐसे बेकार बैठकर हर रोज अपनी किस्मत को कोसने के बजाय कुछ हाथ पर हिलाऊं, मेहनत मजदूरी करूं और हक हलाल का निवाला अपने पेट में डालूं। इसलिए मैंने काम तलाश करना शुरू कर दिया। ना तो मैं पढ़ी लिखी थी और ना ही मेरे पास कोई हुनर था, इसलिए कोई ऊंचे दर्जे का काम तो नहीं मिल सकता था। मैंने घर में सफाई का काम ढूंढना शुरू कर दिया और जल्दी एक कोठी में मुझे नौकरानी की जगह काम मिल गया। उन्हें एक काम वाली नौकरानी की जरूरत थी और मुझे कौन सा अपने घर में काम थे कि सारा दिन की नौकरी से मना करती। इसलिए मैंने हामी भर ली थी और वहाँ काम करने लगी। 2 वक्त का खाना तो कोठी से ही मिल जाता था और ऊपर के खर्चे और ज़रूरी चीज़ों के लिए मालिक ने मुनासिब तनख्वाह भी बांध रखी थी। मैं खुश थी। मैं सुबह सवेरे काम के लिए निकलती थी और सारा दिन कोठी में काम करने के बाद दिन ढलते शाम 5 बजे के करीब घर वापस आ जाती थी और फिर दिन का कुछ हिस्सा घर में गुजारती थी। खामोशी मुझे बहुत उदास और परेशान कर देती थी। मुझे लोगों से ज़्यादा घुलने मिलने की आदत नहीं थी, इसलिए मोहल्ले से भी कोई औरत बिना काम के मेरे घर का दरवाज़ा पर नहीं आती थी। ऐसे में सोचती कि काश कि मुझे औलाद की नेमत ही नसीब हो जाती, मेरे लिए भी इस दुनिया में कोई साथी कोई सहारा बन जाता। लेकिन जिस तरह रब की मर्जी हो, इंसान तो ऊपर वाले के फैसलों के सामने बेबस है। एक दिन जब मैं कोठी से अपने सारे काम निपटा कर घर वापस आई तो देखा मेरे घर के दरवाजे के सामने 15 साल की एक लड़की खड़ी थी, दस्तक दे रही थी। उसको दस्तक देते देख कर मैं पीछे से ही बोली, लड़की तो अंधी है, क्या दिखाई नहीं देता कि दरवाजे पर इतना बड़ा ताला लगा है। मेरी बात सुनकर वह लड़की बोली, माई तेरा ऊपर वाला भला करे, तेरी झोली भर दे। अंधी को क्या खबर कि दरवाजे के बाहर ताला पड़ा है या अंदर से कुंडी लगी है, ये तो आंखों वालों को नजर आता है। मैं बचपन से ही अंधी हूँ, माई मुझे कुछ खैरात दे दे, ऊपर वाला तेरी सारी बलाएं चलेगी, नसीब भी खुल जाएगा। इस लड़की की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। बेचारी अंधी फकीर थी, माफ करना, मुझे पता नहीं था कि तुम मजबूर हो। मैंने दरवाजे को ताला खोला और उस अंधी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले आई। उसे सहन में बिछी चारपाई पर बैठाकर पानी का गिलास दिया और फिर खैरात भी दी। मेरा इतना अच्छा रवैया देख कर वे बहुत खुश हुई और खैरात लेकर मुझे दुआएं देती हुई चलते हुए वापस चली गई। मैं उस फकीरनी के जाने के बाद भी सारा वक्त उसके बारे में सोचती रही। पता नहीं बेचारी कितनी मजबूर और बेबस थी और किस तरह से दुनिया की सताई हुई थी। उसके भी तो माँ बाप होंगे या कोई पता, मेरी तरह इस भरी दुनिया में वह भी अकेली ही हो। यही सोचते सोचते मैं सो गई थी। सुबह हुई तो फिर से वही रूटीन था, कोठी पर जाकर सारे काम निपटाए। वहाँ भी मालिक अच्छे थे, इज्जत से पेश आते थे, नौकर समझकर बेइज्जती वाला रवैया नहीं रखते थे, बल्कि अपनों की तरह इज्जत पेश करते थे। इसलिए मेरा काम भी अच्छे से चल रहा था। आज फिर जब मैं काम से वापस आई तो गंदी फकीरनी घर के दरवाजे पर खड़ी दस्तक दे रही थी। मैंने उसे पीछे से आवाज़ लगाई कि ताला लगा हुआ है, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर वे एक साइड पर खड़ी हो गई और मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और उसे हाथ पकड़कर अंदर ले आई। कल की तरह ही पानी पिलाया, खैरात दी और मैं मुझे दुआएं देती हुई चली गई। अब तो अंधी फकीरनी रोज़ाना ही आने लगी थी। मैं भी सोचती कि इंसान इज्जत और अच्छे अखलाक का भूखा होता है, जहाँ से उसे मिले वहीं का होकर रह जाता है। जिस तरह ये अंधी फकीरनी अब मेरे दरवाजे की होकर रह गई थी। अब उससे बातें भी करने लगी थी और वह भी जब आती तो कुछ देर के लिए मेरे पास बैठ जाती थी। मुझे भी तन्हाई का साथी मिल गया था
और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि एक से दो भले अच्छे होते हैं। इसलिए अब जब वे अंधी फकीरनी खैरात लेने आई तो मैंने उसे अपने पास अपने घर पर रख लिया। मैं काम करती थी, एक इंसान के पेट आसानी से पाल सकती थी, और वे बेचारी तो आंखों से अंधी थी। उसे अपनी बेटी बनाकर अपने पास ही रख लिया था। हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा बन गए थे। पहले पहले तो सब कुछ ठीक था, या शायद पहले भी सब ऐसा ही था, लेकिन मैंने कभी महसूस नहीं किया था। बात दरअसल ये थी कि जब मैंने उस अंधी लड़की को बेटी बनाकर अपने घर पर रखा था, तब से मेरे घर में कुछ बदला हुआ महसूस होता था। पहले पहले तो मैंने इस बात को अपना वहम समझा कि जाहिर है जब एक इंसान अकेला रहता हो तो उसका रूटीन कुछ और होता है, और जब दो लोग एक जगह पर एक साथ रहते हो तो उनका रूटीन फिर बदल ही जाता है। और मैं तो पिछले 3 सालों से अकेले ही जिंदगी गुजार रही थी, इसलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे मेरा वहम यकीन में बदल गया। गड़बड़ वाकई थी, लेकिन एक अंधी लड़की भला क्या कर सकती थी? यही बात मेरी समझ में नहीं आती थी कि वह तो खुद चलने फिरने से मोहताज थी, और अब तो एक और अजीब बात होने लगी थी कि मैं जब कोठी से काम खत्म करके घर वापस आती तो देखा कि वह अंधी लड़की लंगड़ा कर चल रही है। मैंने उसको सहारा देकर चलाया और पूछने लगी कि क्या हुआ है, तो वो कहने लगी क्या बताऊं, इंसान लूला लंगड़ा हो जाए तो साथ अंधा भी होता है, लेकिन मेरे जैसे लोग जो पैदाइशी अंधे पैदा होते हैं वे सिर्फ अंधे ही नहीं होते, बल्कि हाथ पाँव के मोहताज भी लंगड़े लूले ही होते हैं। क्योंकि इंसान तभी काम कर सकता है जब उसे नज़र आता हो, और मुझे कुछ नज़र तो आता ही नहीं है। इसलिए जब काम करने लगती हूँ तो लंगड़ी होकर बैठ जाती हूँ। अभी कुछ काम तो नहीं किया था, बस गली में से गुजरते हुए एक फकीर आवाज़ लगा रहा था कि ऊपर वाले के नाम पर दे दे। मैंने ये बात सुनी तो मुझे अपना वक्त याद आ गया कि कैसे मैं भी एक फकीरनी थी, लेकिन ऊपर वाले ने आपके दिल में रहम डाला और मुझे भीख मांगने की जिल्लत से निजात मिल गई। तो जब फ़कीर की आवाज़ सुनी तो दिल को बहुत तकलीफ़ हुई और अपना वक्त याद आ गया, और मेरा दिल चाहा कि इस फ़कीर को खाली हाथ न भेजूं, कुछ ना कुछ खैरात ज़रूर इसकी झोली में डालूं। बस वही खैरात डालने के लिए उठी थी कि दरवाजे की ही टक्कर लग गई और गिरकर पैर में मोच आ गई। वे बताते हुए रोने भी लगी। मेरा दिल रहम से भर गया था। मैंने उसे तसल्ली दी, बिस्तर पर बैठा दिया और उसके पैर की मालिश करके उसकी मोच निकाली। वह दुआएं देती देती सो गई। उस दिन तो ऐसा पहली बार हुआ था कि वह लंगड़ा कर चल रही थी, और फिर जो उसने मुझे कहानी सुनाई तो मैंने उस पर यकीन भी कर लिया था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि अब ऐसा हर रोज़ होने लगा था। मैं उस अंधी फकीरनी को सुबह ठीक ठाक घर छोड़कर जाती, और शाम को जब कोठी से वापस आती तो देखती कि वह लंगड़ा कर चल रही होती। मेरे पूछने पर वह हर बार वही पहली बार की सुनाई हुई कहानी मुझे सुनाती थी। जब मैंने उसे हर रोज़ उस तकलीफ़ में पड़ते देखा तो उसे सख्ती से मना कर दिया कि वह मेरी गैर मौजूदगी में चलने फिरने और ख़ास तौर पर दरवाजे के पास उस फ़कीर को खैरात डालने नहीं जाए। लेकिन उसकी समझ में मेरी कोई बात नहीं आई थी और वह बाज नहीं आई थी, तो मुझे उस पर शक होने लगा था। आखिर ऐसी भी नेकी का कौन सा जज्बा था कि वह इसके लिए रोज़ अपनी जान मुसीबत में डाल रही थी, हर दिन तकलीफ़ उठा रही थी। यकीनन अलग ही कहानी कुछ और थी। मैंने सोचा, और संधी फ़कीरनी को, जिसको मैंने खुद अपनी बेटी बनाकर अपने घर रखा था, उस पर शक करना शुरू कर दिया था। और वे सारे बदलाव जो मेरे घर में उसके आने के बाद शुरू हो गए थे, मुझे नज़र आना शुरू हो गया था। मामला छोटा नहीं था, कोई बहुत ही बड़ी गड़बड़ थी, लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मुझे अब उस अंधी लड़की पर यकीन करने की बजाय उस पर नज़र रखने की ज़रूरत थी। लेकिन मैं ये कैसे कर सकती थी? सारा दिन तो मेरा कोठी पर गुजरता था, ऐसे में इस अंधी लड़की की जासूसी मैं कैसे कर सकती थी? मैं सोचने लगी, और सोचते सोचते मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्या वाकई ऐसा मुमकिन था? अगर मैं इस तरह से उस अंधी लड़की पर नज़र रखती तो ऐसे उसे शक भी नहीं होता कि मैं उस पर नज़र रख रही हूँ, और मुझे भी हकीकत मालूम हो जाती। ये सब सोच समझकर मैं बेफिक्र हो गई और अगली सुबह अपनी पुरानी रूटीन के मुताबिक कोठी पर काम करने के लिए चली गई। मैंने उस अंधी लड़की पर कुछ भी जाहिर नहीं किया था और खामोशी से जासूसी करने का सोच लिया था। मैं काम पर गई और जल्दी जल्दी कोठी के तमाम काम किए जो मेरे ज़िम्मे थे, और मैंने मालकिन से जल्दी छुट्टी मांगी। मुझे उस कोठी पर काम करते हुए बहुत टाइम हो गया था, और मैंने कभी भी ना तो अपना काम छोड़ा था और ना ही कभी कोई छुट्टी मांगी थी। ये मेरा पहली बार था, इसलिए मालकिन ने भी किसी नाराज़गी का इजहार नहीं किया और मुझे छुट्टी दे दी थी। मैं कोठी से सीधा घर को चली आई और सोच रही थी कि अब तो हकीकत खुद ही खुल जाएगी। मैं सोचते हुए तेज़ तेज़ चल रही थी, और जब मैं अपने घर की गली में पहुंची तो घर जाने की बजाय एक दीवार की आड़ में इस तरह से खड़ी हो गई कि मुझे अपने घर का दरवाज़ा नज़र आता रहे, लेकिन मैं किसी दूसरे इंसान को नज़र ना आऊं। तकरीबन आधा घंटा मैं इसी तरह चुपकर घर के दरवाजे पर नज़र रख रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मैं मायूस हो गई और अभी उठकर बाहर निकलने ही वाली थी कि मैंने वो मंजर
मंजर देखा जिसे देखकर मेरी जान ही निकल गई। उस बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं थर-थर काँप रही थी और मुँह पर हाथ रखकर अपनी आवाज़ रोक रही थी, ताकि मेरी आवाज़ यहाँ से बाहर ना निकले और कोई मुझे इस तरह से यहाँ छुपा हुआ ना देख ले और ये पोल ही ना खुल जाए कि मैं जासूसी कर रही थी और अब घर जाने और उस अंधी लड़की से मिलने की हिम्मत भी ना कर पा रही थी। मैं रह कर खुद को कसूरवार समझ रही थी और अपने आप पर अफ़सोस करती थी कि मैंने किसी अनजान पर इस तरह से भरोसा करने की गलती कैसे कर ली। क्या मुझे नहीं मालूम था कि ज़माना किस कदर ख़राब और लोग कितने धोखेबाज हैं। लेकिन सिवाय अफ़सोस के कुछ नहीं हो सकता था। मैं अपनी ही गलती की वजह से एक बहुत बड़े गुनाह की हकदार बन चुकी थी और मैं सोच रही थी ना मैं उस अंधी लड़की की मदद करती और ना ही ऐसा होता। अब कोई मेरी मदद नहीं कर सकता था क्योंकि मैं मोहल्ले के लोगों से भी ज़्यादा रखती नहीं थी। यही सब सोचते हुए मैं मरे हुए पैरों के साथ घर की तरफ चली गई और खुद पर काबू पाने की कोशिश करने लगी, ताकि शायद अंधी लड़की पर मेरी हालत की पोल ना खुले। दरवाजे तक पहुंचने तक मैंने काफ़ी हद तक खुद पर काबू पा लिया था, इसलिए दरवाजे पर दस्तक दी और उस अंधी लड़की ने आकर दरवाज़ा खोला। वह आज भी लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने हमेशा की तरह हल्की सी नाराज़गी का इजहार किया और फिर उसके पैर की मालिश करके सो गई। लेकिन नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। मेरे सर पर जो तलवार लटक रही थी उसने मेरी भूख प्यास के साथ मेरी नींद भी उड़ा दी थी। मैं सारी रात करवटें बदलते हुए यही सोचती रही कि मैं इस मसले से कैसे निजात पाऊँ, इस लड़की को कैसे यहाँ से निकालूँ और ऐसी कौन सी तरकीब करूँ जिससे कि मेरी जान इस लड़की से छूट जाए और मामला भी संभल जाए। आखिर मेरे दिमाग में ख्याल आया, मुझे उम्मीद की एक किरण नजर आई और मैं सुकून से हो गई। सुबह होते ही मैं सीधा कोठी गई और मालकिन से मिलने का सोचा। मालकिन को मेरे रवैये पर बहुत हैरानी थी। आखिर ऐसी क्या बात थी, क्योंकि उस तरह की हरकत मैंने पहले कभी नहीं की थी। लेकिन मेरी हालत ही आंखों से अपने घर में देखा था। लेकिन मेरी हालत बहुत अजीब होती जा रही थी। वह मंज़र जो कल मैंने अपनी ही आँखों से अपने घर में देखा था, बार-बार मेरी आँखों के सामने घूम रहा था और मेरा खौफ बढ़ता जा रहा था। आखिर मेरी बड़ी बुरी हालत देखकर मालकिन ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया और मालिक को बुला दिया। मालिक को देखते ही मैंने सारी बात और जो मंज़र देखा था वह बता दिया और दरख्वास्त की कि वह मेरी मदद करे। गलती तो मुझसे हो गई थी एक अनजान पर भरोसा करने की और अब मुझे उसका खूब एहसास भी हो रहा था। मालिक ने मेरी सारी बात सुनकर मुझे तसल्ली दे दी और कहा कि घबराने की बात नहीं, ये मसला तो वे आज ही सुलझा देंगे। मालिक की तसल्ली से मुझे काफ़ी हौसला हुआ। मैं मालिक को दुआएं देती हुई अपने रोज़ की तरह काम निपटाने लगी थी और साथ ही साथ वक्त का ध्यान भी रख रही थी। आज फिर मुझे कल की तरह वक्त से पहले ही घर जाना था, लेकिन आज मैं अकेली नहीं थी। मैंने मालिक को सही वक्त बता दिया था और मालिक ने तमाम इंतज़ार भी कर लिया था, इसलिए मुझे कुछ फ़िक्र नहीं थी। आज मेरी संधी फ़कीर वाली मुसीबत से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी और मैं मालिक के साथ सही वक्त पर कोठी से निकल आई और जैसे ही हम अपने घर की गली में पहुँचे, वहाँ जाकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह लड़की 4 लड़कों को घर के अंदर लेकर जा रही थी। दरअसल जब मैं उस दिन चुपके से अपनी बेटी को देख रही थी, तो उस दिन भी मेरी बेटी 4 लड़कों को अपने घर में लेकर जा रही थी और मेरी बेटी अंधी भी नहीं थी। मुझे उस दिन इस बात का पता चला तो मैं हैरान हो गई कि मैंने किसी गलत लड़की को अपने घर में जगह देकर बहुत बड़ी गलती की है। मेरे मालिक साथ में पुलिस को भी लेकर आए और हम घर के अंदर चले गए। घर के अंदर जाकर हमने जो देखा, हमारे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह लड़की घर में उन लड़कों के साथ जिस्म का धंधा करती थी और लड़की को रंगे हाथों पकड़ा गया। फिर जब इस लड़की से पूछा कि तुमने अंधे होने की एक्टिंग क्यों की और इस औरत का घर क्यों चुना, तब उस लड़की ने कहा कि मुझे इस काम के लिए घर की ज़रूरत थी और ऐसे घर की जिसमें रहने वाले की मोहल्ले वाले याद करते हो, और ये औरत मुझे बिल्कुल सही लगी अपने काम के लिए, क्योंकि अकेली रहती थी और मुझे ये भी पता था इस औरत की कोई औलाद नहीं है, इसलिए मैंने अंधे होने का ड्रामा किया तो और ये मेरे जाल में फंस गई। ये सब कुछ सुनने के बाद उस औरत की आंखों में आंसू आ गए कि जिस लड़की को उसने अपनी बेटी बनाया, उसने इतना बड़ा धोखा उसके साथ किया। फिर मेरे मालिक ने घर के अंदर पुलिस को बुलाया तो उन्होंने पुलिस को देखकर फरार होने की कोशिश की, तो पुलिस ने फायरिंग करते हुए गिरफ्तार कर लिया। गंदी लड़की भी पुलिस की गिरफ्त में थी, अंधी लड़की भी पुलिस की गिरफ्त में थी। उसका अंधा बनने का नाटक अब खत्म हो चुका था। वो चिल्लाकर खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। पुलिस ने सबको हथकड़ी लगाई और मालिक का शुक्रिया अदा किया। ये लड़की जो अंधी फकीरनी का रूप लेकर मेरे घर में आने लगी थी, ना तो वह फकीर थी और ना ही अंधी थी, बस मैंने इस पर अंधा भरोसा ज़रूर किया। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने से पहले उसकी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर ले। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।